जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमपीपीएससी उत्कर्ष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विवेक अग्रवाल और आज मैं आपसे एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूं, जो है एमपीपीएससी के पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट स्ट्रेटजी और क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें उसके बारे में। लेकिन बात होगी सिर्फ मैथ्स रीजनिंग वाले पोर्शन की, अर्थात जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं सी सेट मतलब प्रीलिम्स की बात होगी और मेंस में जो आपका 45 लगभग नंबर का पोर्शन है, 45 मार्क्स का जो आपका एरिया कवर करता है, जो कहलाता है आपका स्टैट्स और मैथ्स वाला पोर्शन। इसके बारे में कंप्लीट हम आज चर्चा करेंगे कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन, रोड मैप क्या होना चाहिए, कितना हम पढ़ें कितना हम ना पढ़ें। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सी सेट के हम सिलेबस को देखेंगे। हमारे पेपर जो मेंस वाले हैं उसमें स्टैट्स कैसा आता है, किस लेवल का स्टैट्स आपसे पूछा गया, किस लेवल का मैथ्स आता है, कितना मैथ्स पढ़ना चाहिए कितना नहीं पढ़ना चाहिए, रीजनिंग कैसी पढ़नी चाहिए, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे। क्योंकि एस्पिरेंट्स, आप जानते हैं कि जो पेपर 1 है उसमें अगर आप एमपीपीसीएस में जब भी आपसे फॉरेस्ट की वैकेंसीज की बात की जाती है तो सी सेट के मार्क्स भी ऐड होते हैं और सी सेट में क्या क्या सिलेबस उन्होंने मेंशन किया है और उसके आधार पे किस टाइप के सवाल पूछे हैं, पिछले 8-10 साल का ट्रेंड क्या है एमपीपीएससी का मेंस का, वो सब भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी जानते हैं कि 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर है सी सेट का। पहले मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो फॉरेस्ट की तैयारी में इसके मार्क्स भी जुड़ते हैं। आप बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं। देखिए मेंशन क्या किया है उन्होंने मेंशन किया है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों सबसे ज्यादा इजी पोर्शन यदि कोई समय कहूंगा आपसे सी सेट का तो दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन इतना बेसिक लेवल का जनरली पीएससी ने अभी तक पूछा है, जिसमें आपके जो पूरा पैराग्राफ होता है उसी के अंदर आपको शब्द सह वर्ड फॉर वर्ड आपको एग्जैक्ट आंसर आपके मिल जाते हैं। एक आपको पैराग्राफ देते हैं, उससे 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। तो वो कॉम्प्रिहेंशन आपका आता ही आता है। 2-4 कॉम्प्रिहेंशन आपसे हर बार पूछता है 15-20 नंबर के। फिर माय डियर एस्पिरेंट्स, आपसे लाइफस्टाइल एंड काउंटर फोर्स मतलब जीवन शैली या प्रतिबल। अब ये क्या चीज है सर? तो ये विशुद्ध कॉमन सेंस की कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आप कहीं किताबों में ढूंढने जाएंगे तो इतना समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। कुछ कॉमन सेंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो आपसे डायरेक्टली पूछे गए हैं। कम्युनिकेशन स्किल पे एक क्वेश्चन अच्छा आ गया था 1-2 साल पहले, आपने देखा होगा, थोड़ा सा अजीब सा दिखने वाला क्वेश्चन। तो संचार कौशल ऐसे उन्होंने लिख के दिया है। अब यहाँ पर एक लिख के दिया है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। मतलब आप यहाँ पर उन्होंने आपसे थोड़ी सी रीजनिंग की बात की। और मेरे साथियों, आप जानते हो कि इस बार जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग एकदम जबरदस्त तरीके से आपसे पूछी गई थी। आप जानते हो इस बात को, काफी मैथ्स और काफी रीजनिंग आपसे पूछा गया, थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर भी पूछा गया। पर क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है, 40-45 नंबर लाके बच्चे पास हो जाते हैं तो ज्यादा लोड नहीं लेते हैं। पर यहाँ का थोड़ा सा पढ़ा हुआ मैथ्स मेंस में भी आपकी कैसे मदद करेगा उस पर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। साथियों, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग और समस्या का समाधान, आपके सामने अलग अलग सिनेरियोज, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं तो एक सिनेरियो वो देता है क्वेश्चन में और 3-4 ऑप्शन देता है। हम देखेंगे भी कि कैसे क्वेश्चन के माध्यम से उसने आपसे सवाल पूछे हैं। फिर आपसे जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता की बात होती है। और फिर आपसे बेसिक न्यूमरेसी मतलब संख्याओं का आधारभूत ज्ञान कि भाई स्टूडेंट को एवरेज का मतलब पता है कि नहीं, औसत का, स्टूडेंट को परसेंटेज का बेसिक मतलब पता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपसे बिल्कुल एसएससी या रेलवे लेवल के मैथ्स की बात कर रहा है, वो बिल्कुल बेसिक मैथ्स कि रोजमर्रा के जीवन में अगर वो 2000 रुपए की शर्ट खरीदने जा रहा है तो उस पर 20% ऑफ मिल रहा है तो वो 20% कितना रुपए होगा, इस स्तर के जनरल क्वेश्चन आपसे वो पूछता है। तो आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पर आपसे ये मान के चलिए कि एक डेटा इंटरप्रिटेशन, देखिए ये आपके प्रीलिम्स में भी मेंशन्ड है और ये आपके मेंस में भी स्टैट्स वाले पोर्शन में मेंशन्ड है। मतलब कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको एडवांटेज देंगी। इसका मतलब डीआई सर यहाँ पर सवाल के फॉर्म में पूछा जाता है, वहां पर डीआई थ्योरी के पोर्शन में पूछा गया इस बार अच्छे लेवल का। मेंस में आपने पेपर देखे होंगे, जो आखिरी मेंस हुआ था उसमें खूब थ्योरी के लेवल में आपसे बहुत सारा जो है वो क्वेश्चन पूछा गया इस इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से। बट यहाँ पर डीआई का मतलब एक आपको डीआई बना के देगा, उस पर एक सवाल पूछ लेगा, 2 सवाल, 3 सवाल, जो आपने बार ग्राफ, पाई चार्ट सब सुन रखा है वो। फिर साथियों हिंदी,
कि क्वेश्चन आते हैं आपके, हिंदी आपसे पूछी जाती है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ग्रामेटिकल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, उपसर्ग प्रत्यय इस टाइप के थोड़े बहुत सवाल वो आपसे बेसिक स्तर के पूछता है। ठीक है, तो हम उसके बाद बात करते हैं कि सर यहाँ पर पेपर 3 जो है वो आपका मेंस की बात करते हैं। मेंस के सिलेबस में कहाँ मेंशन है सर? तो मेंस के सिलेबस में जैसे ये सब अभी रिसेंटली ऐड हुआ है दोस्तों, आपको पता है सिलेबस में, जैसे कि ये दिया है डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, इस पे सवाल भी पूछ लिया अभी उन्होंने। फिर या फिर आपका मीन मीडियन मोड, जिसको आप माध्य माध्यिका या बहुलक कहते हैं। अब माध्य माध्यिका या बहुलक, इसमें बहुलक का मतलब विवाह के उपरांत बहु द्वारा लाया जाने वाला लक नहीं है। बहुलक मतलब होता है ज्यादा रिपीटेशन किसका। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप शॉपिंग करने जाओगे तो आप देखोगे कि जूते जो मिलते हैं आपको, सबसे ज्यादा वैरायटी आपको 8 नंबर और 9 नंबर के और 7 नंबर के जूतों में मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? 10 नंबर के जूते देखने जाओगे तो कम ऑप्शन मिलेंगे, 11 नंबर के जूते देखने जाओगे और कम मिलेंगे, 12 नंबर के जूते देखने जाओगे तो एक जूता दिखा देगा, वो रखा है वही है, बस 12 नंबर लेना है तो नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज जो है ये सब कहलाते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। मतलब बहुत बड़ा डेटा कंपनी एनालिसिस करने के लिए, भाई लिमिटेड सोर्सेज हैं तो कंपनी अपने एनालिसिस के लिए कि आगे चल के हम अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग ऐसी चीज में करें ताकि मैक्सिमम आउटपुट हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। इसके लिए आपको अपने आंकड़ों का विश्लेषण करना पड़ता है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो कस्टमर देखे गए, जो डेटा झुका हुआ है वो 7, 8 और 9 नंबर की तरफ झुका हुआ है, इसलिए उसको बहुलक जो है, रिपीटेशन जो है वो कितना है, 7, 8, 9 के आसपास होगा, तो कंपनी उस नंबर का ज्यादा प्रोडक्शन करती है। तो ऐसे लेवल की चीजों की वजह से आपसे बेसिक ज्ञान है कि नहीं, आपको मीन मीडियन मोड का ये पूछा जा रहा है आपसे। फिर उसके बाद टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस, आंकड़ों का विश्लेषण कैसे किया जाता है। कोर इकोनॉमिक्स है ये। कोर बेसिकली कहीं ना कहीं आपसे यहां पर बेसिकली कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स नहीं, स्टेट्स कहेंगे इसको। कोर स्टैटिस्टिक्स है ये, कहीं ना कहीं एकदम बेसिक कोर लेवल की स्टेट्स। तो आप बोलेंगे फिर सैंपलिंग टेक्निक्स, मतलब सर प्रति चयन की विधियां, सैंपल लेते हैं किसी चीज का एनालिसिस करने के लिए तो उसके भी कुछ तरीके होते हैं ताकि अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले, आपको सटीक रिजल्ट मिले, कम एरर वाला रिजल्ट मिले। फिर डेटा प्रेजेंटेशन, आंकड़ों को दर्शाते कैसे। भाई क्लास के 1000 बच्चों को मैंने टेस्ट लिया, अब उस टेस्ट के नंबर मुझे एक टेबल में दर्शाने, तो 1000 बार कहां तक लिखूंगा? तो मैं लिख दूंगा कि 100 नंबर का पेपर था तो 0 से 10 नंबर में इतने बच्चे हैं, 10 से 20 नंबर में इतने बच्चे हैं, 20 से 30 नंबर में इतने बच्चे हैं, तो एक टेबल बन जाएगी। तो वो टेबल जो है, वो टेबल आंकड़ों को प्रदर्शित करने का क्या है, एक तरीका है। पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये सब क्या है, आंकड़ों को प्रदर्शित करने के तरीके हैं। उसके बारे में बात हो रही है, मतलब क्या तरीके हैं, किसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो सब। और फिर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। दोस्तों इससे काफी सवाल आया है पिछले 4 बार मेंस में, कभी थ्योरी का क्वेश्चन आया है, कभी इसमें न्यूमेरिकल सवाल दिया है। अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार, प्रोबेबिलिटी से लगातार पिछले 4 मेन से लगातार पूछ रहा है वो आपसे। फिर वो आपसे कहना चाह रहा है कि सर एक कोर मैथ्स वाला भी पोर्शन है इसमें। कोर मैथ्स वाले पोर्शन में क्या है सर? कोर मैथ्स वाले पोर्शन में दोस्तों परसेंटेज है, बेसिकली नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, छोटा मोटा कि भाई सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, डेफिनेशन लेवल की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि एकदम कोर नंबर सिस्टम कि शेषफल रिमाइंडर क्या होगा, इतना कुछ नहीं पूछता। बेसिक परिभाषाएं समझते हैं कि नहीं आप, बेसिक फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं कि नहीं, बेसिक परसेंटेज समझते हैं कि नहीं, बेसिक प्रॉफिट लॉस समझते हैं कि नहीं, बेसिक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज समझते हैं कि नहीं। उसके अलावा साथियों समीकरण, इक्वेशन क्या होती है, डेफिनेशन लेवल पे या थोड़ा बहुत सॉल्व करने के लेवल पे आपसे इक्वेशन पूछता है, इस तरह की बात है। अब उसके बाद एक और नया चैप्टर जुड़ा जिसका नाम है, पहले दोस्तों लिखा नहीं था बट कई साल पहले, 6, 7, 8 साल पहले आपसे सवाल पूछे जा चुके हैं इस पे भी, मेंसुरेशन, जिसको आप क्षेत्रमिति बोलते हैं। कोन होता है, सिलेंडर होता है, आपने बचपन में सुना होगा, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, हिंदी में बोलूं तो आपका शंकु होता है, बेलन होता है, घन होता है, घनाभ होता है, इनके आयतन, वॉल्यूम निकालना, इनका सरफेस एरिया, पृष्ठक्षेत्रफल निकालना, ये सब बातें। तो ये सब बातें भी आपकी वो एग्जाम में पहले ही पूछता था बड़े बड़े सवाल, अब वापस से उसने पूछना शुरू किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। अब माय डियर एस्पिरेंट्स, पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ और फिर लास्ट में मैं आपको निष्कर्ष दूंगा कि सर हमें इतना पढ़ लेंगे तो अपना काम जो है वो चल जाएगा, ठीक है। कहाँ से पढ़ लेंगे, किस स्तर का पढ़ लेंगे, वो मैं आपको पहले सवाल दिखा के फिर एनालिसिस देता हूँ।
सर हमने देखा कि अभी पीएससी प्रीलिम्स में एक सवाल पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि एक विषमबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को डबल कर दिया जाए तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा। सर अब आप देखें कि ये ज्योमेट्री का साउंड आ रहा है, इसमें क्षेत्रफल को डबल कर दिया जाए मतलब ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा, मतलब आंसर परसेंटेज में भी चाहिए। तो सर ये प्रतिशत का सवाल है, बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है ये, तो इसके कुछ तरीके होते हैं, परसेंटेज के अंदर आएगा ये सवाल और बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बट थोड़ा बहुत ज्ञान आपको त्रिभुज का भी होना चाहिए। ऐसा मतलब है कि सर त्रिभुज का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब ये जैसे कि अलजेब्रा का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो एग्जाम में से क्वेश्चन उठा के दे रहा है कहीं ना कहीं इधर उधर से, मतलब इंस्पिरेशन लेके। मेरा मतलब हम बोलेंगे सर कि जैसे ये काय का सवाल है, सर ये a प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है, तो एक तरीके से ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का सवाल है। तो सर ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ये जो बचपन में अपन सॉल्व करते थे वो एक बेसिक नेचर का, a की जगह सर x लिखा हुआ है, b की जगह 1/x लिखा हुआ है और कुछ नहीं है इसमें, इस टाइप का सवाल आपसे पूछा है। तो इसके लिए क्या याद होना चाहिए, कोई वंडर ऑफ साइंस नहीं सर, बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, मतलब बेसिक से ऊपर नहीं जाएगा वो, मतलब आपको बेसिक की समझ अच्छी रखनी पड़ेगी आपकी। फिर और आगे बढ़ते हैं। अब मेरे साथियों ये काय का सवाल है, सर ये सीरीज का सवाल है। सीरीज मतलब रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग में 3 तरह की सीरीज होती है, कौन सी होती है सर, एक संख्याओं वाली सीरीज, हमारे एस्पिरेंट्स ने जनरली वही वाली सीरीज देख रखी होती है, जैसे कि इसमें बोलेगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो ये संख्याओं की सीरीज होती है। फिर दोस्तों एक सीरीज आपकी अल्फाबेट्स में चलती है, वो वाली है। उसी तरह की एक अल्फाबेटिकल सीरीज और होती है स्पेशल, जिसमें आपको आराम से इसको फिल करना है और एक पैटर्न बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसमें जैसे पहले लेटर गिनने पड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब दोस्तों 5 लेटर 15 लेटर आपको नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है आपका इसमें 3 का वो बन रहा हो एक पैटर्न, KLM KML LKM LKM LNK, ऐसे बहुत सारे पैटर्न इसमें बनते हैं बेसिकली, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। बट आप ये समझें कि ये पैटर्न पे बेस्ड सीरीज है, कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शन पुट करके देखना है, जो ऑप्शन देखने में बहुत अच्छा लगेगा वही आंसर होगा। इतना बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। फिर सर उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वयं का मिरर इमेज है। अब कौन सी बड़ी बात है दोस्तों, जल जो होता है वो खड़ा नहीं रह सकता ऐसे, दर्पण का मतलब होता है वर्टिकल, जब मैं एक मिरर लगाऊंगा तो इसका बिल्कुल पलट के इमेज इधर बन जाएगा, और जल प्रतिबिंब का मतलब होता है अगर मैं ऐसे लगाऊंगा मिरर तो ये पलट के ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पानी में आप नीचे देखते हो भाई, खड़ी दीवार थोड़ी होती है पानी की, तो मिरर वर्टिकल होता है और जल बेसिक हॉरिजॉन्टल होता है, उसमें मिरर अलग बनेगा, इसमें अलग बनेगा रिफ्लेक्शन। इतना सा बेसिक कॉमन सेंस का प्रश्न आपसे पूछा है। अब इसमें कौन सी कठिन बात है आप बताइए, सिर्फ पलटना था आपको इसको। अब जैसे कि लेटेस्ट से देखते हैं सर, अब ये आपका डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। जैसे कि क्या पूछा है, जैसे कि सर एक सड़क पर आपने देखा कुछ लोग समूह बनाकर एक आदमी को पीट रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए भाई, अगर कोई पिटाई कर रहा है तो तुम लोग क्या वहां से भग जाओगे छोड़ के, एक नागरिक का ये कर्तव्य तो नहीं है सिटीजन का, घटना को एंजॉय करोगे, वाह वाह बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, एक मुक्का मेरे तरफ से भी मारो, ऐसा सोचोगे, ऐसा भी नहीं सोचोगे, दैट मीन्स दिस शुड नॉट बी द केस। फिर क्या सोचेंगे सर, वी विल थिंक घटना को नजरअंदाज करना चाहिए, वी शुड इग्नोर। Are you a responsible citizen of this country? And being a responsible citizen of this country, we cannot ignore the situation. Then, as a responsible citizen of country, we should not directly participate into the situation. तो we should inform the police. इसलिए हमको पुलिस को सूचित करना चाहिए। तो इस तरह की बेसिक डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर मेरे साथियों आपसे हिंदी के जैसे बहुत सारे प्रश्न बेसिक कि जैसे नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा की है, तो जो हिंदी आप मेंस में पढ़ते हो पेपर के लिए, वो हिंदी यहाँ पर काम आ जाती है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे सर एक जैसे एक सिंपल सा पैसेज आया, आप इतना सिंपल आता है दोस्तों ये कि अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना ठीक ठाक तरीके से, तो इसके कीवर्ड डायरेक्ट ही मैच हो जाएंगे। क्रोध उत्पन्न होता है, ऐसा लिखा होगा कहीं पर कि ये काय से उत्पन्न होता है, ये देखिए काय से उत्पन्न होता है सर किसी अनुचित कार्य अपकार आदि से अथवा उसकी संभावना या आशंका से उत्पन्न होता है। तो ये लिखा हुआ है कि संभावना या अनुचित
उचित अनुचित विवेक से, दया भाव से, अनुचित कार्य से। तो दोस्तों कीवर्ड मैच हो गया होगा अनुचित कार्य से। तो ऐसे डायरेक्ट कीवर्ड में कीवर्ड ही मैच हो जाते हैं, दिमाग ही नहीं लगाना ज्यादा आपको। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछता है। फिर सर ये क्रोध पे जैसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसे 2-3 पैराग्राफ्स। अब ये बेसिक चाल दूरी समय का मैथ्स का क्वेश्चन पूछा आपसे प्रीलिम्स में कि सर एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 80 की स्पीड से जा रही है तो 600 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। देर मतलब समय, समय मतलब टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पर ऐसा कोई कठिन सवाल तो नहीं पूछा, बेसिक ही प्रश्न पूछा है, बेसिक कैलकुलेशन पूछिए। तो दोस्तों आपको टॉपिक्स इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, चीजों का बेसिक आपको थोड़ा सा ज्ञान जो है वो होना चाहिए। तो आप बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को निकाल लो। कि आपको बिल्कुल ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बेसिक क्वेश्चंस को अच्छे से अप्रोच करना है, ये हमारा उद्देश्य है। वो ये चाहता है कि बेसिकली जो भी आपको टॉपिक्स लिखे हैं मैथ्स के, उसको बेसिक मैथ्स आती है कि नहीं, कॉमन सेंस वाली मैथ्स आती है कि नहीं, ये मतलब है उसका। फिर सर हमने और देखा कि हमसे और कैसे क्वेश्चन पूछे गए। आइए माय डियर एस्पिरेंट्स थोड़ा सा और समझते हैं। प्रिय साथियों, आपने देखा कि सर यहाँ पर हमसे देखा गया कि जैसे एक डब्बे में गेंदें हैं, ऐसे ऐसे कलर की हैं, तो आपसे प्रोबेबिलिटी का न्यूनतम संख्या क्या होगी कि हर गेंद एक बार निकाली जाए। तो ऐसे चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन टाइप की बातें हो रही हैं। फिर सर यहाँ पर जैसे कौन सी संख्या दूसरी से भिन्न है, ये ऑड मैन आउट है। दोस्तों ये रीजनिंग का सवाल है। अब ये थोड़ा सा ठीक सवाल है। ये जैसे कि 28 का स्क्वायर होता है 784, ये 22 का स्क्वायर होता है, ये सर 16 का स्क्वायर होता है, पर ये किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता। तो इन तीनों में सेम पैटर्न लग रहा है, इसमें सेम पैटर्न नहीं लग रहा, तो ये बाहर हो गया। तो अब कुछ चीज़ों में आपकी लिमिटेशन भी है, आप हर चीज़ तो नहीं कर सकते कि भैया मैं 50 तक स्क्वायर याद कर लूँ। हमारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इतना तो नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जितना आपसे हो सकता है उतना तो आप कर ही सकते हैं। पर सवाल बहुत बेसिक लेवल का है, इसको रीजनिंग में ऑड मैन आउट कहते हैं, विषम को पहचानना। माय डियर एस्पिरेंट्स, उसके बाद आपसे बोला गया सीरीज का सवाल है। देखिए पहले आप देखेंगे कि ये 2 से 10 बन गया, 10 से 60, 420, बहुत ज्यादा बढ़ रही है सीरीज। तो ये मल्टीप्लाई की सीरीज होती है जनरली ऐसी कि जैसे इसमें 5 का गुणा हो रहा है तो इसमें 6 का हो रहा है, फिर ये कितने का हो रहा है 7 का, फिर कितने का हो रहा है 8 का, तो अब कितने का होगा जरूर 9 का। ऐसे मल्टीप्लाई की सीरीज है और एक एक बढ़ता जा रहा है। तो बेसिक क्वेश्चन कॉमन सेंस का कि सर इतनी तेज कैसे बढ़ गई संख्या, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ होगा या स्क्वायर हुआ होगा या क्यूब हुआ होगा। सर एक घड़ी 1 बजे, एक बार 2 बजे, 2 बार 3 बजे, 3 बार इसी प्रकार से बजती है, तो 12 बजे से रात्रि 11 बजे तक कितनी बार बजेगी। इस तरीके से बजना मतलब साउंड करना, अलार्म बजना एक तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे सीक्वेंस वाले। शुद्ध कॉमन सेंस का सवाल है, सर आपको जोड़ना ही तो है, बस 12 से 11 बजे तक जितनी बार बजेगी उतनी बार। तो बेसिक कॉमन सेंस के क्वेश्चन, जैसे सीरीज का सवाल है, जैसे देखो लिखा है ए ई आई ओ यू आएगा, क्योंकि स्वर ही स्वर है सारे, ए ई आई ओ यू आएगा। ए बी सी डी ई, तो यू और ई कहाँ लिखा है दोस्तों, वही आंसर होगा। ये लिखा हुआ है यू और ई, ये आंसर होगा। इस टाइप के। अब इसमें कोई वंडर ऑफ साइंस की जरूरत आपको नहीं। फिर हमारे डियर एस्पिरेंट्स ने कहा कि सर ऐसे ही प्री के, देखिए एक और सीरीज का सवाल है, इसमें संख्याएं और अल्फाबेट्स को मिक्स कर दिया। तो दोस्तों आप समझो, फिर आपसे बोला है कि सही विकल्प का, चीता घोड़े से तेज दौड़ता है, घोड़ा बिल्ली से तेज दौड़ता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई चीता घोड़े से तेज दौड़ता है कि नहीं, हाँ जी सर दौड़ता है। घोड़ा बिल्ली से तेज दौड़ता है कि नहीं, बिल्कुल दौड़ता है। तो ऐसी बेसिक बातें आपसे पूछ रहा है, वो कॉमन सेंस रियल लाइफ पे बेस्ड। सर उसके बाद 2 मार्कर देखिए साथियों, जो स्ट्रेट्स वाला पोर्शन है, पहले उससे थ्योरी के सवाल बहुत पूछे गए, इस बार पहले उससे आप देखेंगे कि मीन मीडियन मोड से बहुत प्रश्न पूछे, उसने बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे, माध्य, माध्यिका और बहुलक से। न्यूमेरिकल पूछता था सीधा, इसका माध्य मीन निकालिए, इसका मीडियन निकालिए, इसका मोड निकालिए। उसकी कई मेथड होती हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड या अज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि या प्रत्यक्ष विधि। आंकड़े 2 तरह के होते हैं, वर्गीकृत, अवर्गीकृत। 2 टाइप्स ऑफ डेटा, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। ठीक है, अगर मैं आपको पढ़ाता तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, कभी समय मिलेगा जब। अभी के लिए आप इतना समझें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल एंड क्वेश्चनियर। दोस्तों अब ये काय का सवाल है, ये जो आपकी सैम्पलिंग टेक्निक्स है ना, उससे बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चन है, ये इसके अंदर का डेटा है। थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा है आपसे स्टेट से। फिर देखिए व्हाट इज द हिस्टोग्राम, बेसिक क्वेश्चन, एकदम थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट। तो जो कीवर्ड लिखे हैं उससे बेसिक प्रश्न डायरेक्ट उसने पूछे। सर व्हाट इज वाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल,
तो एक टेबल बनती है, उसमें 2 वेरिएबल पे बेस्ड टेबल कैसे बनाते हैं उसके बारे में पूछ रहा है कि एक रो को रिप्रेजेंट करती है और एक कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, बाई वेरिएट 2 चरों वाली टेबल कैसे बनाते हैं। तो ये है क्या, इसके बारे में पूछा है कि सर पंक्तियां इसको और दूसरे आंकड़े को स्तंभ निरूपित करते हैं, ऐसा बोलना था आपको। तो सर थ्योरी पे काफी क्वेश्चन है स्टेट्स वाले पोर्शन से। आप देखें कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल क्या होते हैं? ग्रुप्ड डेटा, वर्गीकृत आंकड़े। वो आपने जो सुना होगा कि सर 0 से 10, 10 से 20, ये सब क्या है? ग्रुप डेटा, ऐसा लिखा रहता है ना टेबल में, वो ग्रुप डेटा की बात हो रही है। तो उस पर थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे साथियों अब यहां देखो, मेंशन द जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्टैटिस्टिकल डायग्राम। तो क्या बेसिक रूल्स होते हैं जिससे आप डायग्राम बना सकते हो स्टैटिस्टिकल, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। अब माय डियर एस्पिरेंट्स, आपसे कहा जा रहा है कि प्रतिचयन किसे कहते हैं, व्हाट इज सैंपलिंग। सीधा क्वेश्चन उठा के सैंपलिंग टेक्निक्स की सबसे पहली डेफिनेशन आपसे उसने पूछ ली है 10 मार्कर में, और उसके क्या एम है और विधियों को बताइए। सीधा आपसे जो लिखा है वही एज इट इज पूछ लिया आपसे सैंपलिंग के बारे में, थ्योरी। तो इसका मतलब अब जैसे ये देखिए, एग्जांपल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अभी प्रोबेबिलिटी का पहले न्यूमेरिकल पूछा है उसने 1-2 बार मेंस में, इस बार उसने थ्योरी पूछ ली। तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, मीन मीडियन मोड से आने के सवाल के पूरे चांस। तो स्टेट्स वाले पोर्शन में थ्योरी और मैथ्स वाले पोर्शन में आपको न्यूमेरिकल। अब जैसे देखो, प्रॉफिट लॉस, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के क्वेश्चन आए हैं, पहले पूछे गए हैं। मेंस में आपसे सीधा पूछा है कि एमआरपी इतना है, बेचा इतने में है, तो डिस्काउंट कितना है। तो दोस्तों आपको बस फॉर्मूला लिखना है कि एमआरपी माइनस विक्रय मूल्य बटे एमआरपी पर डिस्काउंट देखा जाता है इनटू 100%। इसमें आप वैल्यू रख के आंसर दे दोगे, अभी 2 मिनट में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैथ्स और स्टैट्स की खासियत ही यही है। न्यूमेरिकल सवाल में पूरे नंबर मिलते हैं आपको। साथियों अब ये काय का सवाल है? मेंसुरेशन का, जो इस साल ऐड हुआ है आपका क्षेत्र में थी, गोले बेलन, इस तरह का सवाल है, ये आपसे पूछा गया है। कोई कठिन नहीं है, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक। पेंटिंग कहाँ होती है? दीवार पे होती है। दीवार मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल। सर उसके बाद तो इस तरह से हम कंक्लूजन निकालें अगर, तो मैं आपको थोड़ा सा एक क्रक्स बताता हूं। सर क्रक्स ये है कि अगर मुझे मैथ्स पढ़ना हो, ठीक है, प्री के लिए, सर प्री के लिए अगर मुझे मैथ्स पढ़ना हो तो मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना है सर, मुझे एकदम बेसिक अवधारणा पता होना चाहिए परसेंटेज की। सर अनुपात से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कई बार, अनुपात की बहुत बेसिक। सर उसके बाद मुझे साधारण ब्याज, जो मेंस में भी काम आएगा और प्री में भी, क्योंकि प्री और मेंस में पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है वो सिंपल इंटरेस्ट के और कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। दिस इज रेशो और दिस इज परसेंटेज। सर एवरेज भी आपको पढ़ना चाहिए, एवरेज, औसत। क्यों पढ़ना चाहिए? बिकॉज माय डियर एस्पिरेंट्स, औसत जो है वो आपका डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी काम आता है और आपका डायरेक्ट सवाल भी पूछ लेता है वो आपसे, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपको ठीक ठाक तरीके से पढ़ना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, आपको आजकल एक चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, उसका बड़ा ध्यान है इस बात में, तो वो है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। बेसिक थ्योरी पढ़िए, इसकी बेसिक रूल्स पढ़िए और चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। फिर आपसे सर रीजनिंग में क्या पूछेगा? मेरे साथियों आपको रीजनिंग में ज्यादा परेशान ना होते हुए मेरे पिछले जो एनालिसिस हैं उसके आधार पर एक थोड़ा सा क्लॉक पढ़ लो बेसिक, आप घड़ी पर सवाल पूछे हैं पहले, एक आप थोड़ा सा कैलेंडर पढ़ लो, कैलेंडर पढ़ लीजिए, और एक माय डियर एस्पिरेंट्स आप लुप्त संख्या ज्ञात करना, जिसको हम कहते हैं मिसिंग नंबर, इसके बहुत तरह के पैटर्न होते हैं, उसके 5-5, 10-10 सवाल थोड़े से लगा लीजिए। फिर उसके बाद माय डियर एस्पिरेंट्स कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिए थोड़ी सी। कोडिंग डिकोडिंग के खूब सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग होता है ना कि मशीन को मनीष लिख दिया तो इसको क्या लिखेंगे, इस तरह के सवाल। कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आप पढ़ें। और साथियों इतना अगर आप पढ़ लेंगे, उसके अलावा ये मिसिंग नंबर में सब आ जाएगा। एक ऑड मैन आउट आता है जो अलग को पहचानिए। फिर आप देखेंगे सीरीज, सीक्वेंस वाली सीरीज आ जाएगी, वो भी आपकी इसमें कवर हो जाएगी। फिर माय डियर एस्पिरेंट्स मिसिंग नंबर में वो डायग्राम बना के मिसिंग नंबर पूछता है, वो आपका आ जाएगा ये, ठीक है। इसमें 3, 4, 5 पैटर्न होते हैं, वो सारे आपको कवर करने रहेंगे। और साथियों जो स्टेट्स वाला पोर्शन है, अब मैं बात करता हूं मेंस की। किसकी बात करता हूं? मेंस की। तो मेंस में जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है जो 30 नंबर का है, और जो कोर मैथ्स है दोस्तों, आपको कोर मैथ्स में बेसिक सवाल पढ़ने हैं। बेसिक जो मैंने आपको ऑलरेडी लिख दिया है चैप्टर्स का नाम, ये चैप्टर से आपके ज्यादा सवाल आपसे पूछता है।
थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो स्टैट्स में आपको आजकल साथियों थ्योरी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्टैट्स में थ्योरी को अच्छे से करिए, थोड़ा सा कीवर्ड उसकी डेफिनेशंस बनाइए कि आप क्वेश्चन को छोटा पूछा है तो कैसे लिखेंगे, मीडियम पूछा है तो और लार्ज पूछा है तो कैसे लिखेंगे। अगर आप इसको स्प्लिट करके ही चलोगे प्लान्ड तरीके से तो आप डेफिनेटली चीज़ों को कर सकते हो। हिंदी जो आपकी पूछी जाती है वो आप मेंस के लिए पढ़ते हो, उतनी हिंदी से आप आराम से इसमें काम अच्छे से चला सकते हो। और डिसीजन मेकिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो कॉमन सेंस से भी बन जाते हैं। सही है, तो इतनी चीज़ों पे आपको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है और अच्छे से अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली फॉर श्योर आप चीज़ों को बढ़िया से परफॉर्म कर पाएंगे। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। कोई आप स्पेसिफिक जानकारी मुझसे चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक बात को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। और इतने सालों में बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लाभ हुआ है, बहुत सारे बच्चों को मैंने मेंस पढ़ाया है, मैथ्स पूरा स्टैट्स और मैथ्स वाला पोर्शन। मैं आशा करूंगा कि आपसे भी मुलाकात होगी। साथियों इसके साथ ही मैं आपको ज़रूरी जानकारी भी देना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी हमारे साथ MPPSC के लिए जुड़ना चाहते हैं उत्कर्ष परिवार के साथ, आप सभी का वेलकम है। और अभी चल रहा है एक बिग समर सेल, और बिग समर सेल में मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए लास्ट 2 डेज बचे हैं, अंतिम 2 दिन शेष है मेरे दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी विशेष डिस्काउंट आपको उस उत्कर्ष एप्लीकेशन में MPPSC के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं पूरे MPPSC के, कोई सा भी ऑनलाइन कोर्स हो MPPSC का, उस पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल सकता है और 3 महीने की एडिशनल वैलिडिटी भी आपको मिल रही है कोर्स की। साथ ही साथ अगर आप प्राइम हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको प्राइम कोर्स पर 10% आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए PRIME प्राइम कोड यूज करना नहीं भूलना है। तो इस बार एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो बढ़िया से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और माय डियर एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से उत्कर्ष परिवार के साथ कीजिए। आज के लिए इतना ही। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे आपसे कभी और। थैंक यू।